दोस्तों एसएसपी मैडम रंजना सिंह का ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर में हो जाता है तो उनके पति अपनी पत्नी यानी एसएसपी मैडम रंजना सिंह को उस शहर में छोड़ने के लिए आते हैं। तो मैडम अपने पति से कहती हैं कि देखो इस शहर में एक जाना माना मंदिर है और कल हम चार्ज ले लेंगे तो फिर हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा और आप भी आज हमारे साथ में हो तो एक काम करते हैं कि आज हम और आप दोनों लोग मिल करके और उस मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं, कल से चार्ज लेना है। तो एसएसपी मैडम रंजना सिंह अपने पति को साथ में लेकर के अपनी पर्सनल गाड़ी में बैठकर और मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रही थी। दोस्तों रास्ते में एक सरकारी अस्पताल पड़ता था और उस सरकारी अस्पताल के सामने से जिस समय गाड़ी गुजर रही थी तो उन्होंने क्या देखा है एसएसपी मैडम रंजना सिंह ने कि एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान जिसकी उम्र लगभग 65-70 साल के आसपास रही होगी और एक जवान लड़की को लेकर के गले से लगा करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। एसएसपी मैडम से उसे देख करके रुका नहीं गया, अपनी गाड़ी को तुरंत रुकवाया, अपने पति से कह करके उतर करके उस बुजुर्ग इंसान के पास में पहुंची और कहा, दादाजी आप क्यों रो रहे हो और ये लड़की कौन है तुम्हारे पास में? तो दादाजी ने एसएसपी मैडम रंजना सिंह जो कि सादा कपड़ों में थी उनके चेहरा की तरफ देखा, सर से पैर तक देखा, लेकिन कहने लगे कोई बात नहीं है बेटा, तुम जहाँ जा रही हो वहाँ जाओ, कोई बात नहीं, हमारे जीवन में शायद रोना ही लिखा है इसलिए रो रहे हैं। एसएसपी मैडम रंजना सिंह से रुका नहीं गया, उन्होंने हाथ जोड़ करके विनय की है, दादाजी मुझे आप अपनी बेटी के समान समझिए और मुझे अपनी हकीकत बताइए कि आप रो क्यों रहे हो। तो उस बुजुर्ग इंसान ने एक ऐसी बात कही है, बोले मैडम क्या बताएं हम आपको, हमारी ये बेटी है जो मैं गले से लगा करके रो रहा हूँ और इसकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास रही होगी, लेकिन मैडम एक इतना बड़ा गलत काम हो गया है उसके साथ में कि मैं किसी को बताने लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरी नाक कट जाएगी। एसएसपी मैडम घबरा जाती हैं, कहने लगती हैं एक बार बता करके दे तो देखो। बोले मैडम क्या बताएं कि इसकी अभी शादी नहीं हुई है और ये कुंवारी है और मैंने जब इसके पेट में दर्द हुआ था तो मैंने इस सरकारी अस्पताल में ला करके चेक किया है तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसके 2 महीने की प्रेग्नेंट है, ये इसके उदर में गर्भ पल रहा है। एसएसपी मैडम सुनकर के एकदम अचंभित हो जाती हैं, फिर कहती हैं कि दादाजी आप इस लड़की को छोड़िए। अच्छा, उस लड़की के कंधे पर हाथ रख करके एसएसपी मैडम पूछती हैं बेटा ये बताओ कि ये गलती तुमसे कब हुई, कैसे हुई? तो वो लड़की रोने लगती है, कहने लगती है मैडम मुझे कुछ नहीं मालूम है ये गलती कब हुई। एसएसपी मैडम पूछने लगती हैं बेटा क्या तुम्हारा किसी के साथ में अफेयर है, क्या किसी के साथ में तुम्हारे गलत संबंध हैं? तो वो बेटी और ज़्यादा रोने लगती है। जब बेटी को रोता हुआ देखा तो एसएसपी मैडम ने गले से लगा लिया और उन दादाजी से कहा है कि दादाजी आप बताइए कि क्या आपने अपनी बेटी का किसी के साथ में गलत संबंध देखा है, क्या कभी अफेयर देखा है या किसी के ऊपर शक है? तो दादाजी रोने लगते हैं। दादाजी ने रोने के बाद में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर के एसएसपी मैडम रंजना सिंह के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उनको पसीना आ गया। वो बुजुर्ग इंसान बताते हैं मैडम अगर मेरी अकेली लड़की की बात होती तो मैं मान लेता कि मेरी लड़की का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है या गलत संबंध चल रहे हैं, लेकिन मेरे गांव में जितनी भी नौजवान लड़कियां हैं उनमें से 30% लड़कियां शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती हैं, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। चलो मान लिया मेरी लड़की का किसी के साथ में अफेयर होगा, लेकिन उनका क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब लड़कियां पागल हों। एसएसपी मैडम रंजना सिंह ने इतनी बात सुनी, एकदम से उन्हें ऐसा लगा जैसे चक्कर आ गया हो। एकदम से दादाजी से कहने लगी हैं दादाजी तो क्या आपने जानकारी करने की कोशिश नहीं की? तो वो दादाजी कहने लगे हैं बुजुर्ग इंसान मैडम मैंने बहुत जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन हमारी समझ में क्या, हमारे पूरे गाँव वालों की समझ में कोई बात नहीं आती। तो रंजना सिंह मैडम कहती हैं एसएसपी मैडम बोले दादाजी आप जाकर के FIR कराइए, थाने में इसकी शिकायत दीजिए। तो वो बुजुर्ग दादाजी कहने लगे हैं बेटा हम गरीबों के पास में कुछ नहीं होता है, हम गरीबों के पास में सिर्फ हमारी इज्जत होती है और अगर हमने FIR करके या शिकायत करके और शिकायत कर दी थाने में तो हमारी वो इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। हम गांव वाले लोग अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में ये बात सोचते हैं कि अगर ये बात थाने तक पहुंच गई और इसकी जानकारी होगी, इसकी जांच की जाएगी तो हमारे गांव की इज्जत कितनी रह जाएगी। एसएसपी मैडम रंजना सिंह ने उस बुजुर्ग इंसान को ढांढस बनाया और ढांढस बनाने के बाद में कहा है कि देखो अभी तो नहीं, कल आपको और थाने में आना है और वहां आकर के एक शिकायत जरूर देनी है और उस शिकायत के आधार पर हम जरूर काम करेंगे। इतनी बात उन बुजुर्ग इंसान को समझा करके एसएसपी मैडम रंजना सिंह अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती हैं और अपने पति को लेकर के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हैं। दर्शन करने के बाद वापस आती हैं, आकर के अपना चार्ज संभालती हैं। दोस्तों आगे क्या हुआ एसएसपी मैडम ने
और उस केस का कैसे खुलासा किया और उन लोगों को क्या सज़ा दी और जानकारी कैसे मिली कि ये कौन लोग हैं और जो ऐसा करते हैं कि कुंवारी लड़कियों को प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं। गांव वालों को किसी को मालूम तक नहीं पड़ता और यहाँ तक कि उन लड़कियों को भी नहीं मालूम पड़ता जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको तो तब मालूम पड़ता है कि जब उनका चेकअप होता है। दोस्तों आइए जानते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर जरूर कर दें। और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो, अच्छी ना लगे तो कमेंट में लिख करके जरूर जाएं कि कहानी अच्छी थी या कहानी गलत थी। और अगर कहानी में कुछ गलत आपको महसूस हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलो आओ, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए कोशिश करते हैं आप लोगों को इस कहानी को समझाने की। दोस्तों ये कहानी प्रारंभ होती है एक एसएसपी मैडम रंजना सिंह से। एसएसपी मैडम रंजना सिंह अपने कार्य के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए और ऑन स्पॉट कार्य करने के लिए, केस को सुलझाने के लिए जानी पहचानी जाती थी। उनका एक बार क्या होता है कि ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाता है। हालांकि एसएसपी मैडम के पास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, एक छोटी सी बच्ची थी और उनके पति थे वो एक कंपनी के मालिक थे। तो जब ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर में हो जाता है तो उनके पति खुद अपनी गाड़ी से उन्हें उस शहर में छोड़ने के लिए आते हैं, अपनी बेटी को और अपनी पत्नी एसएसपी मैडम रंजना सिंह को। तो ये उसी दिन की बात है जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में बुजुर्ग इंसान से ये भेंट हुई। सरकारी अस्पताल के सामने वो बुजुर्ग इंसान रोता हुआ मिला। अब सुबह हुआ, उस बुजुर्ग इंसान को समझा बुझा करके तो भेज दिया था एसएसपी मैडम ने। अब सुबह हुआ, सुबह होते ही जाकर के एसएसपी मैडम ने अपना चार्ज संभाला। उसके बाद में उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि क्या वो बुजुर्ग इंसान आएगा या नहीं आएगा, शिकायत करने आएगा या नहीं आएगा। क्या देखते हैं कि तभी वो बुजुर्ग इंसान सामने से चला आ रहा है और आकर के वहीं पर बैठ जाता है कुर्सी पे। एसएसपी मैडम ने बिल्कुल देर नहीं की क्योंकि वो एसएसपी ऑफिस में ही शिकायत करने के लिए आया हुआ था। एसएसपी मैडम ने देर नहीं की बिल्कुल और उठ कर के खुद आई हैं, आकर के उन बुजुर्ग इंसान से कहा है कि दादाजी आज के बाद आप बिल्कुल भी रोओगे नहीं और आप अपनी शिकायत लिखवाइएगा। अपने अनुसार एसएसपी मैडम रंजना सिंह ने उस बुजुर्ग इंसान की शिकायत लिखवाई। उसके बाद में अब उन्होंने और एक अफसर को भेजा और वहाँ जा कर के कहा कि उस गाँव की जानकारी लेकर के आइए, आखिर उस गाँव में चल क्या रहा है, आखिर उस गाँव में शादी से पहले ही लड़कियाँ प्रेग्नेंट क्यों हो जाती हैं। तो वो अफसर जाकर के उस गांव में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। सभी गांव वालों का केवल एक ही कहना था कि हमें कुछ नहीं मालूम, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। उन लड़कियों से पूछा गया जिनके साथ में ये हादसा हुआ था, उन लड़कियों ने भी साफ मना कर दिया, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो तब मालूम पड़ता है जब हमारे पेट में दर्द होता है। मेरे भैया अब वो अफसर अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके वापस आ गए। मैडम को आकर के साफ जवाब दे दिया। मैडम कोई क्लू नहीं मिला जिससे कि हम उन अपराधियों तक पहुँच सकें। अब गाँव वालों का तो ये मानना था कि हमारे गांव के ऊपर किसी अदृश्य शक्ति का साया है, लेकिन रंजना सिंह एसएसपी मैडम सबको समझाती हैं, बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा फ्रॉड इंसान है, कोई ऐसा चोर है जो चोरी से और आपके साथ में ये घटना को घटित करके चला जाता है। अब एसएसपी मैडम एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उन्होंने विचार किया कि अब इस केस को सुलझाना हमारा कर्तव्य है। तो उन्होंने विचार किया कि अब अपने तरीके से सुलझाएंगे। अब एसएसपी मैडम एक दिन क्या होता है कि दिन के समय अपने कंधे पर एक झोली लटका करके फटी सी साड़ी पहन करके और उस गांव में पहुंच जाती हैं। उस गांव में पहुंचने के बाद गली गली में घूम रही हैं। तो गली गली में घूम रही हैं, क्या देखा कि उसी बुजुर्ग इंसान के घर पर पहुंच जाती हैं और बुजुर्ग इंसान से कहती हैं कि दादाजी आपने मुझे पहचाना। दादाजी ने कहा हाँ बेटा मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम एसएसपी मैडम हो। बोले हाँ, लेकिन ये बात तुम जानो और मैं जानूँ, आपके बच्चों लोगों को भी नहीं मालूम पड़नी चाहिए। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ पर रुकना चाहती हूँ और अगर कोई तुमसे पूछे तो आप कोई बहाना लगा देना कि कौन तुम्हारे यहाँ पर रुका हुआ है। अब एसएसपी मैडम रंजना सिंह रुक जाती हैं, लेकिन तभी क्या देखती हैं कि गांव के लोग, गांव की बुजुर्ग स्त्रियां हों, चाहे बुजुर्ग बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई हो, सब लोग एक दिशा की तरफ चले जा रहे हैं। मैडम ने उस बुजुर्ग इंसान से पूछा कि दादाजी ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन बुजुर्ग इंसान ने बताया बेटा हमारे गाँव में एक इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है कि वो 8 दिन में एक बार भंडारा करवाता रहता है और सभी लोग उसी भंडारे को खाने के लिए जा रहे हैं। अब मैडम के दिमाग में बात आई कि शायद हो सकता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू की जाए। अब वो मैडम कहती हैं दादाजी मैं भी जाना चाहती हूँ। बोले चलिएगा बेटा, हम भी चल रहे हैं, हमारे बच्चे भी सब चलेंगे। अब एसएसपी मैडम जो कि एक भिखारी के भेष में थी, उनको लेकर के वो बुजुर्ग इंसान उस भंडारे में पहुंचते हैं। तो मैडम भंडारा खाने के मूड से थोड़े ही ना गई थी, वो तो केवल जांच करने के मूड से गई थी। अब देखा कि गांव का भंडारा चल रहा है, सभी लोग दावत खा रहे हैं, सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं और तभी क्या देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर घूम रहे हैं और एक उनमें एक ऐसा इंसान है जिसके कंधे पर एक थैला पड़ा हुआ है।
तो उन लोगों का क्या था कि एसएसपी मैडम ने जिस समय आंख उठा करके देखा तो एक बहुत सुंदर लड़की और उसका परिवार बैठा हुआ और प्रसाद खा रहा था। तो उस इंसान ने प्रसाद परसने के चक्कर में अपने झोला से कुछ सामान निकाल करके उनके प्रसाद में मिला दिया, और जब उन बच्चों ने खा लिया, उन बुजुर्ग जो परिवार था उसने खा लिया, खाने के बाद घर पहुंच गए। अब एसएसपी मैडम भी उस प्रसाद को खा करके अपने घर आ गई, यानी उस बुजुर्ग इंसान के घर आ गई। अब क्या होता है, एसएसपी मैडम को वो बात खटकने लगी कि सब लोग जब एक ही बर्तन से प्रसाद ले रहे थे तो उस इंसान ने उस परिवार के साथ में ऐसा क्यों किया, उसने क्या मिलाया। एसएसपी मैडम को चिंता हो गई। एसएसपी मैडम ने उस बुजुर्ग इंसान से पूछा, दादाजी जो हमारी बगल में बैठ करके प्रसाद खा रहा था परिवार, उनका घर कहाँ है। तो वो खुद बुजुर्ग इंसान लेकर के गए हैं कहाँ पर, जहाँ पर उनका घर था, जो एसएसपी मैडम की बगल में बैठ करके प्रसाद खा रहे थे, वहाँ उसके घर को दिन में ही देख करके एसएसपी मैडम वापस आ जाती हैं। अब क्या होता है कि वो बुजुर्ग इंसान अपने बच्चों को लेकर के कमरे में अंदर जा करके सो जाता है। एसएसपी मैडम की चारपाई वहीं पर पड़ी हुई है। एसएसपी मैडम चारपाई पर लेटी हैं, लेकिन उनको नींद कहाँ आ रही है। अब रात्रि के समय जैसे ही 11-12 का समय हुआ होगा, एसएसपी मैडम तुरंत अपनी रिवाल्वर लेकर के और घर से निकल जाती हैं। उसी घर का पहरा देने लगती हैं जिस घर के प्रसाद में उस इंसान ने कुछ अपने थैला से मिलाया था। अब क्या देखती हैं कि 2-3 इंसान चले आ रहे हैं, और 2-3 इंसान चले आ रहे हैं। एसएसपी मैडम उनको देख करके एक दीवार की आड़ लेकर के खड़ी हो जाती हैं, और तभी वो 2-3 इंसान उस घर में घुस जाते हैं। और उस घर में घुसने के बाद में वहाँ से निकलने ही वाले थे कि एसएसपी मैडम द्वारे पर खड़ी हो गई। जब उन इंसानों को मालूम पड़ा कि द्वारे पर कोई खड़ा है तो वो तुरंत तीनों निकल करके आई, तो देखा कि एक भिखारिन खड़ी है। अब जैसे ही उस भिखारिन को देखा, तीनों हंसने लगे हैं, कहने लगे हैं, अरे हम तो खामखा डर गए, ये तो एक भिखारिन है। और जब वो लोग घर से निकलना चाहते हैं उस भिखारिन को देख करके, तभी एसएसपी मैडम ने अपनी बंदूक तान दी उनके सर पर। अब बंदूक को देखा तो वो तीनों के पैर कांप गए। उन्होंने विचार किया कि एक भिखारिन के पास में बंदूक कहाँ से आ गई। एसएसपी मैडम ने कहा कि तुम तीनों अरेस्ट हो चुके हो, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगी। लेकिन उन तीनों ने विचार किया कि हो सकता है ये पागल स्त्री हो, तो उन्होंने कहा अगर तुम हमें गोली मारोगी तो हम भी तुम्हें गोली मार देंगे। इतना सुनते ही एसएसपी मैडम ने देर नहीं की, सर से बंदूक हटा करके एक के पैर पर गोली मार दी है। और जब गोली चलने की आवाज़ हुई तो एक ज़मीन पर गिर गया, 2 हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। और मोहल्ला में मालूम पड़ा तो सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन एसएसपी मैडम की नज़र है कि जिस घर में ये लोग घुसे थे उस घर से कोई निकल करके नहीं आया। अब एसएसपी मैडम उन लोगों पर बंदूक ताने खड़ी हैं। सभी गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये भिखारिन ने इन लोगों को क्यों पकड़ रखा है। तभी एक की नज़र पड़ जाती है, अरे ये तो वही लोग हैं जो भंडारा करवाते हैं हर 8 दिन में एक बार, ये तो हमारे गाँव के बहुत अच्छे इंसान हैं। सभी लोग आकर के कहने लगे, मैडम अरे आप कौन हो। उसने कहा मैं एक एसएसपी हूँ। बोले इनको क्यों पकड़ रखा है। बोले ये इतने बुरे इंसान हैं, इनका कोई जवाब नहीं है, इन्हें थाने ले जाना चाहते हैं हम। तो सब लोग उनकी पक्ष लेने लगे हैं, उनकी तरफ बोलने लगे, मैडम ये बुरे इंसान नहीं हो सकते, ये तो हर 8 दिन में भंडारा कराते हैं और ये गांव की मदद करते हैं, ये बुरे इंसान नहीं हो सकते। तभी मैडम ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। गाड़ियाँ आती हैं और गाड़ियों में पुलिस वाले आकर के उन तीनों को बिठा करके ले जाते हैं। अब उस सुबह उस बुजुर्ग इंसान को भी बुलाया जाता है जिस बुजुर्ग इंसान के यहाँ पर एसएसपी मैडम रंजना सिंह रुकी हुई थी पागल बन के। अब सुबह उनसे अपनी हिसाब से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन वो लोग घुमाते रहते हैं। तभी एसएसपी मैडम को बहुत क्रोध आता है और क्रोध में आकर के जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनकर के दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तीनों लोग बताते हैं कि देखो हम गाँव की नज़र में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैडम हम अच्छे नहीं हैं। हम भंडारा सिर्फ इसी मकसद से कराते हैं कि सारे गाँव वाले खाने के लिए उस भंडारे को आते हैं। लेकिन जो लड़की हमें अच्छी लग जाती है, उस लड़की और उसके परिवार के प्रसाद में हम कुछ ऐसा मिला देते हैं जिससे वो पूरी रात जाग नहीं पाते और उनके घर में रात्रि के समय हम घुस करके और उनके साथ में उसकी बेटी के साथ में गलत करते हैं। इसी वजह से गांव की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एसएसपी मैडम ने उनके शरीर पर इतनी मार लगाई जिसका कोई कहना क्या। जब उनका अंग अंग दुखने लगा है तो उनके ऊपर मुकदमा दायर करने के बाद में 376 लगाने के बाद में अब अलग अलग धाराओं में अलग अलग मुकदमा दायर करने के बाद में और उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट ने उनको बहुत लंबी सज़ा सुनाई है। तो दोस्तों एसएसपी मैडम ने जो अपने जीवन में जो कार्य किया, क्या वो अच्छा था? अगर अच्छा था तो एक बार ज़रूर लिखें, गलत था तो वो भी एक बार ज़रूर लिखें। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी या लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें ये लिख कर के बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।